देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन महंगाई के संक्रमण से आम आदमी को सुरक्षा देने वाले फैसलों का टीकाकरण कब शुरू होगा, जनता यह भी जानना चाहती है। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। महंगाई की वैक्सीन कब आएगी, यह पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस गैस से चूल्हा जलाकर करोड़ों लोग देश में दाल रोटी खाते हैं, उसका सिलेंडर 3 महीने के भीतर ₹250 महंगा हो चुका है। महंगाई को काबू करने वाली वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी, इसकी दस्तक देना जरूरी है क्योंकि जिस ट्रेन से आम आदमी रोज आसपास के शहर में जाकर अपनी जिंदगी चलाने के जरूरी काम करता है, उस पैसेंजर ट्रेन में ₹10 का टिकट ₹30 का हो चुका है। महंगाई के मुद्दे पर दस्तक देकर सरकारों का विशेष ध्यान खींचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम ₹7 से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तेल सिर्फ गाड़ी चलाने का ही नहीं, बल्कि खाने का तेल भी 30 से 40% तक महंगाई का छौंक आम आदमी के घर में लगा रहा। तो आज की दस्तक में सबसे पहले बात महंगाई से जनता को बचाने की खबर के साथ। प्रदर्शन सियासी है, समस्या हकीकत। और सवाल ये, क्या चूल्हे पर ही रोटी बनाने की नौबत आ जाएगी? गोबर के उपलों के बीच एलपीजी सिलेंडर को शोपीस बनाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होता है। और सालाना क्लोजिंग का महीना मार्च शुरू होता है तो महंगाई की एक नई ओपनिंग होती है, जिसमें 800 पार का सिलेंडर है और ₹100 के नींबू मिर्च की माला। महंगाई की बुरी नजर है, सियासत कहती है तेरा मुंह काला। तो हुआ ये कि जिस गैस से जलते चूल्हे के भरोसे आप अपनी श्रीमती जी को अजी सुनती हो, रोटी थोड़ी फुला कर लाना कहते हैं, वो सिलेंडर 3 महीने में ₹225 की महंगाई की गैस से खुद फूल चुका है। तो जरा आप घर की गैस के भरोसे जलते चूल्हे पर चाय थोड़ा धीमी आंच पर पका कर लाना कहने से पहले ये सोचिएगा कि 1 मार्च यानी महीने के पहले दिन सैलरी आने वाली तारीख पर एलपीजी सिलेंडर ने भी अपने भाव चढ़ा लिए। ₹25 की महंगाई की नई ओपनिंग के साथ अब एलपीजी का गैस सब्सिडी वाला सिलेंडर दिल्ली में तो ₹819 का हो गया, जिसकी कीमत 1 दिसंबर को ₹594 से शुरू हुई, 1 जनवरी को ₹694 पहुंच गई और 1 मार्च को नया रेट 800 पार ₹819 का। बंद करो। बस इसीलिए राजनीति में सिलेंडर कार्यकर्ताओं के सिर पर है और प्रदर्शन सड़क पर। तो कच्चे तेल से तैयार होने वाले पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई पर पेट्रोलियम मंत्री 2 तर्क लेकर आते हैं। एक, कोरोना के कारण उत्पादन में कटौती हुई थी, उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। जिस प्रकार की सरकारों की खर्चे बढ़े हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना, विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना, इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है। इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। मतलब ये कि महंगाई का क्या ऐसा लोकतंत्र है जहां जनता का पैसा तेल गैस पर जनता से लेकर जनता को ही लौटाने का भरोसा तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या जनता के पास पैसा है कि वो महंगाई को अफोर्ड कर सके? आज तक ब्यूरो। जनता पूछती है कि काश सिलेंडर की तरह हर महीने सैलरी भी बढ़ जाती, काश पेट्रोल डीजल की तरह रोज सैलरी भी बढ़कर मिल जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता और महंगाई का बोझ उठाता आम आदमी कहां खड़ा है, यह भी देख लीजिए। आईएमएफ के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय को 2020 के स्तर पर वापस लौटने में 2024 तक का समय लग सकता है।
खाद्य अधिकारों पर काम करने वाली एक सामाजिक संस्था के सर्वे के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि में महाराष्ट्र के 96% लोगों की आमदनी घट गई थी, जबकि ऑक्सफैम की रिसर्च कहती है कि मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के बीच भारत में 84% परिवारों की आमदनी घट गई। यानी आमदनी जनता की घट गई, महंगाई बढ़ गई। जैसे पैसेंजर ट्रेन का टिकट महंगा हुआ और जब पूछा गया रेलवे से कि भाई इस रेल टिकट की महंगाई की भी वैक्सीन लगा दो, तो जवाब मिला, अरे हम तो ट्रेन में भीड़ ना हो इसलिए जनता को कोरोना से बचाने के लिए टिकट महंगा कर रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से आने वाली जाने वाली गाड़ी यात्रीगण कृपया ध्यान इसलिए दें क्योंकि रेलवे को आपको कोरोना से बचाने की इतनी चिंता है, इतनी फिक्र है कि भारतीय रेल ने पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाकर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के अनारक्षित डिब्बों के किराए के बराबर कर दिया। तो रेलवे की दलीलों और जनता की परेशानी दोनों को समझने के लिए सीधे प्लेटफॉर्म पर आज तक संवाददाता मिलन शर्मा पहुंचती हैं और महंगाई का एक गणित जनता से बात करके पाती हैं। लोकल ट्रेन में सफर करने के किरायों में कम से कम 300% की बढ़ोतरी हुई है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका मंथली पास जो है या मंथली सीजन टिकट जिसको कहते हैं वो 270 रुपए का बनता था, तो अब आपको 40 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करने के लिए दिन के एक साइड के कम से कम 35 रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब 70 रुपए आने के और जाने के। अगर आप इसको एक महीने में जोड़ दें तो एक व्यक्ति को कम से कम 2100 रुपए अब ट्रैवल करने के लिए देने पड़ रहे हैं। अब सबसे पहले दिलीप की कहानी देखिए। दिलीप जैसे हजारों लाखों लोग पैसेंजर ट्रेन, ईएमयू ट्रेन से ही रोज छोटे शहरों से महानगरों, बड़े शहरों तक आकर नौकरी करते हैं। कोरोना काल में जब ट्रेन बंद थी लेकिन ऑफिस खुल गए तो दिलीप जैसे लोगों की जिंदगी में महंगाई किस तरह आई, पहले ये जानिए। पहले हम यहाँ से तिलक ब्रिज स्टेशन से पालम जाने के लिए हमें केवल 10 रुपये का किराया लगता था टिकट, पर टिकट नहीं लेने के कारण हम MST बनवाते हैं जो मंथली पास होता है। मेट्रो में जाते हैं तो एक साइड का हमें 45 रुपीज़ पड़ता है, 45 रुपये, और एक साइड जाने का एक साइड आने का तो 90 रुपये प्रतिदिन हमारा हिसाब हो रहा है। चूंकि अभी दावा है कि रेलवे ने सिर्फ 306 लोकल और पैसेंजर ट्रेन चलाई हैं, तो दिलीप जैसे काफी लोगों को अब भी महीने में करीब 2000 रुपए तक की महंगाई सफर करा रही है। लेकिन जिनके लिए पैसेंजर ट्रेन चल भी गई, उनकी जिंदगी में महंगा टिकट कितना भारी पड़ रहा है, इसकी कहानी संवाददाता मिलन को तिलक ब्रिज स्टेशन पर घर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन का इंतजार करती बच्ची बताती है। रेगुलर और लोकल चलने वाली ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए हैं। इससे लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम बात करेंगे आरती से। जो सीजन टिकट का जो पास होता है, क्या वो अभी रिन्यू हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा। पूछा मैंने टिकट काउंटर पे, मैं बोला अभी नहीं इशू हो रहा। अभी तो बहुत हो गया। मेरे 2 भाई बहन भी और हैं, तो वो भी अब 3 लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते साथ हम लोग, तो ये बोल रहे कि वो शायद 1 मार्च से स्टार्ट करेंगे। वो 10th क्लास में है, मैं 12th में हूँ, तो मेरे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी बहुत लर्निंग के लिए। तो अभी जल्द मेरे को अभी भेजे अभी इस घर वाले की 30 रुपीज़ है, 1 पर्सन को भेज सकते हैं। अब वो लोग 1 तारीख से आना स्टार्ट करेंगे। हम रेगुलर भी अफोर्ड नहीं करते, कभी कभी छुट्टी करनी पड़ेगी हमें। एक दिन मैं नहीं आऊंगी तो वो लोग आएंगे। यानी आरती कह रही है कि महीने का पास बन नहीं रहा और रेल टिकट इतना महंगा पड़ने लगा कि आरती और उसका भाई रोज इतना किराया देकर पलवल से दिल्ली पढ़ाई करने नहीं आ सकते। इसलिए एक दिन भाई आएगा और एक दिन आरती। लेकिन टिकट की महंगाई पर रेलवे की दलील है, किराया इसलिए बढ़ाया ताकि कोरोना काल में जिन्हें जरूरी नहीं वो यात्रा ना करने निकले। पैसेंजर ट्रेन तो सिर्फ 3% चली है, तो ज्यादा लोग अभी प्रभावित नहीं हो रहे। और तीसरी दलील ये कि प्रत्येक रेल यात्री की हर यात्रा पर रेलवे को घाटा सहना पड़ता है। चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, भीड़ जुट रही है, वहाँ कोरोना फैलने का खतरा किसी को नहीं दिखता, लेकिन रेलवे में भीड़ ना हो इसलिए दलील है कि किराया बढ़ा दिया जाए। किराया तो सब ज्यादा कर दिया, 30 का दूना 30 रुपये ही रहना चाहिए। किराया ज्यादा है, तो इसमें ये है कि सब लोग बहुत परेशान हैं। गरीब लोग तो बहुत बड़ा दिक्कत में है। ट्रेन बंद थी। दिल्ली के अस्पताल में काम करने वाले कोरोना वॉरियर रोज पलवल से बाइक से आते थे। महंगाई और एक सड़क हादसे ने इनका ये हाल कर दिया। अब चिंतित हैं कि ट्रेन का किराया सस्ता नहीं हुआ तो कैसे चलेंगे।
बाइक से तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा बैठ रहा है, प्लस मेंटेनेंस भी है, सभी कुछ है। ट्रेन से तो 270 रुपये का MST बनता था महीने का, 500 रुपये वहाँ स्टैंड पे खड़ी करने के लिए बाइक के दे देते। अब देखो मैम, जैसे भी सरकार रखती है क्या करती है। सवाल उठता है, क्या पेट्रोल डीजल गैस की तरह ही रेल की महंगाई की भी आदत आम आदमी अपनी जिंदगी में डाल ले, या फिर आने वाले वक्त में टिकट वापस आम आदमी की जेब अनुसार हो पाएगा? दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपीए के शासन में सिलेंडर की महंगाई पर कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने एक बार कह दिया था, क्या इतना गरीब है आदमी कि 900 रुपए का सिलेंडर ना भरा पाए? महंगाई के दौर में यूपीए के मंत्री रहते शरद पवार ने कहा था, 11 रुपए का कोला खरीदकर पी लेने वाला आदमी क्या सब्जी नहीं खरीद सकता? महंगाई पर बेतुकी दलीलें अब आज सत्ता संभालने वाले नेता भी दे रहे हैं। कभी दारू को भाव पूछना था कोई से, दारू नहीं भाव बताया था, चुपचाप दबा के ले जा रहे हैं। क्या यार, कांग्रेस पार्टी की मछली कहाँ गई यार? कांग्रेस के पास ना तो भोपाल की चाबी, ना दिल्ली की चाबी, कहीं करोगा उन्हें वोट देके दादा हो, कहीं करोगा, कहाँ से लाओगा पैसा? बाहर के जो रेट होते हैं पेट्रोलों के, डीजलों के दाम में देश निर्धारित नहीं करता, बाहर से आता है। बाहर से दाम जो निर्धारित होता है उसको यहाँ की सरकारें अपना तय करती हैं, अपने आप, और बढ़ता घटता रहता है। कल तक 2000 रुपया कमाने वाला आज 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब वो कमाने का भी उनका अगर क्षमता बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। अभी जैसे जैसे गर्मियां शुरू होगी इसके ऊपर हम अंकुश लगाएंगे, सारी चीजें हमारे ध्यान में हैं। तो सुनिए आपने नेताओं और मंत्रियों की दलीलें। इसलिए आज जनता की रिपोर्ट और रेलवे समेत नेताओं का महंगाई ज्ञान सुनने के बाद आज की दस्तक ये कहती है कि जब आरबीआई से लेकर वित्त मंत्री तक केंद्र और राज्य से हल निकालने को कह चुके हैं, तो अब केंद्र और राज्य मिलकर तेल पर टैक्स का हिस्सा घटाकर जनता को राहत दें। कोरोना से बचाने की गाइडलाइंस का पालन कराते हुए रेलवे को यात्री किराए में महंगाई के इजाफे को कम करना चाहिए, क्योंकि रेलवे के भरोसे चलने वाली जनता की कमाई इतनी नहीं होती कि वो बाइक, मेट्रो, कारपूल या कैब का खर्चा उठा सके। और अब दस्तक राजनीति की खबरों पर भी है। पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, फिर लेफ्ट ने बंगाल की सत्ता 35 साल अपने हाथ रखी। अब ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में। मतलब यह कि पश्चिम बंगाल में सत्ता हर 5 साल पर आसानी से बदल नहीं जाती। पश्चिम बंगाल में सत्ता तभी हाथ से जाती है जब जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना ले। तो क्या इस बार बंगाल में बदलाव महिलाओं के वोट से आएगा? पहले पोस्टर तृणमूल कांग्रेस लाई, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। फिर पोस्टर लाती है बीजेपी, ये लिखते हुए कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। और फिर इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर एक बुजुर्ग मां का जख्मी चेहरा आता है पोस्टर पर चिपका हुआ। इसमें क्या लिखा है, पहले संवाददाता पौलमी साहा आपको बताती है। इन्हीं की बांग्लार में नॉय, यानी क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? भाजपा ने पूरे शहर में, कलकत्ता शहर में ये सारे पोस्टर्स बिखेर दिए हैं शोभा मजुमदार की तस्वीरों के साथ। शोभा मजुमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजुमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता दिलाने वाली महिला वोटर की ताकत को ध्यान में रखते हुए ही ये पोस्टर बार आगे बढ़ रही है? इस वजह को आप सरल शब्दों में आंकड़ों के साथ जाने उससे पहले देखिए, यह है उत्तरी दमदम में 85 साल की बुजुर्ग शोभा मजुमदार, जिनके घर पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं। आरोप है शोभा मजुमदार के बीजेपी कार्यकर्ता बेटे गोपाल पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें मां शोभा को भी नहीं छोड़ा गया। गोपाल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस पिटाई का आरोप लगाया। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে, আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। अब दो तरह का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा।
एक तरफ बीजेपी थाने पर प्रदर्शन करती है, पोस्टर लगाती है और दूसरी तरफ टीएमसी दावा करती है कि घरेलू झगड़े में बुजुर्ग शोभा को चोट लगी। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माताजी को मारते हो। 80 साल की एक माताजी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे हैं। ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है। क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है एक। खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है। इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे बिना हवा चले पत्ता नहीं हिलता, ठीक उसी तरह राजनीति में नफा नुकसान देखे बिना मुद्दे नहीं छुए जाते। महिलाओं का मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत में प्रमुखता से उठाए जाने के पीछे महिला वोटर की ताकत है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर 49% है। दावा है 7 करोड़ 20 लाख वोटर में से 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं। महिला मतदाता ही अब तक ममता बनर्जी के लिए सत्ता की ताकत कैसे बनती रही, इसका भी हिसाब जानिए। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 चुनाव से महिलाओं का मतदान कुल मतदान के मुकाबले ज्यादा होता है। 2011 में 84% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया तो ममता बनर्जी 184 सीटें जीत कर आई थी और 2016 में भी 82% कुल मतदान के मुकाबले 83% महिलाओं ने आगे आकर वोट डाला और इस चुनाव में ममता की सीट का आंकड़ा 200 के पार था। महिलाओं का वोट इसीलिए 2021 में भी सत्ता का फैसला करने वाला माना जा रहा है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच अब बेटी के सम्मान में सियासत मैदान में हो रही है। ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है, इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की माँ नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो माँ है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, माँ है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है। बेटियों का मुद्दा सिर्फ सत्ता की लड़ाई का हथियार न रह जाए, दस्तक इसीलिए जरूरी है क्योंकि राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, महिलाओं से अपराध के मामले में भारत में 3रे नंबर पर है। पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस अपनी सेक्युलर विचारधारा को ताकत मानती है, लेकिन कांग्रेस का खुद का सेक्युलरिज्म पार्टी के भीतर ही सवालों की दस्तक में गिर गया। मुस्लिम वोटों का गणित अपने फायदे के लिए बैठाने के मकसद से कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट से लेफ्ट के साथ मिलकर गठबंधन किया। पीरजादा से दोस्ती को लेकर कांग्रेस के अंदर से ही विरोध की आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के पुराने नेता और अभी कांग्रेस में G23 गुट का हिस्सा आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष साफ करना चाहिए। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा में लाया जाना चाहिए था। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. Is the CWC aware of itself? My leadership has been. ठीक है आनंद शर्मा जी, आपने जो ट्वीट किया और जो प्रश्न खड़े किए वो तो सारी देश की जनता के सामने प्रश्न है, क्योंकि जो कांग्रेस केरल में जाती है तो सीपीएम के खिलाफ बयानबाजी करती है, सीपीएम के खिलाफ चुनाव लड़ती है। वही नेता जो केरल में सीपीएम को गाली देकर आता है, वो बंगाल आता है तो सीपीएम के नेताओं के साथ गले में हाथ डालता है और सीपीएम की प्रशंसा करता है। तो क्या आइडियोलॉजी है? आज मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज हैं और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है।
कोरोना के खिलाफ जंग को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसे की ताकत दी। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह एम्स पहुंचे और उन्होंने वहां भारत में बनी पूरी तरह से स्वदेशी कोवैक्सीन लगवाई। प्रधानमंत्री चाहते तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड भी लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोवैक्सीन को चुना। ऐसा करके पीएम मोदी ने अपने ही देश की वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ एक दस्तक दी। टीकाकरण को प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिलने का असर भी दिखा। आज वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले ही दिन 23 लाख लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ गया है। ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब खत्म होनी चाहिए। डाउट नहीं है, ये तो कंफर्म था कि लगवाना ही है हमको, और हम लोग तो एकदम निश्चिंत हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो वैक्सीन को लेकर जिसके बारे में अनेक प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे थे, आज इस तरह की जो भी बातचीत देश में चलती थी उसको मैं समझता हूं कि पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। समझ है, दुनिया लगवा रही है, व्हाई शुड आई नॉट टेक इट। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट दिस वैक्सीन और मेरे को पूरा विश्वास है कि आई विल गेट इम्यून टू इट। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा, सुरक्षा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब बिना तय रूट के एम्स अस्पताल पहुंचा तो सभी हैरान रह गए। सुबह सुबह प्रधानमंत्री के पहुंचने की उम्मीद किसी को नहीं थी। गाड़ी से उतरकर प्रधानमंत्री सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। साथ में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे। कमरे में घुसते ही प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी तैयार थी, जिस पर वो बैठ गए। अगली तस्वीर, दो नर्स प्रधानमंत्री के पास खड़ी थी। प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री ने फॉर्म पर साइन किए और उन्हें वैक्सीन लगा दी गई। वैक्सीन लगवाने के दौरान प्रधानमंत्री थोड़ा मुस्कुराए और टीका लगाने वाली नर्स की तरफ देखा और फोटो खिंचवाया। इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। तो प्रधानमंत्री को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई, जिसे लेकर इसलिए विवाद है क्योंकि उसके तीसरे फेज के ट्रायल का डेटा आना अभी बाकी है। फिर भी उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की छूट दी गई। इसके बाद से इस वैक्सीन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री ने एक झटके में खत्म कर दिया। और जिसके बारे में इतने प्रकार का दुष्प्रचार सारे देश में किया जा रहा था, जबकि वैज्ञानिक लोग, एक्सपर्ट लोग लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन की सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो वैक्सीन को लेकर जिसके बारे में अनेक प्रकार के संदेह पैदा किए जा रहे थे, आज इस तरह की जो भी बातचीत देश में चलती थी उसको मैं समझता हूं कि पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब खत्म होनी चाहिए। जनवरी में कोवैक्सीन को जब मंजूरी मिली थी तब विपक्ष ने कहा था कि ये टीका इतना ही भरोसेमंद है तो प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं लगवाते। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। बुनियादी सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार के
का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। हर मुल्क में ये प्रक्रिया उठाई गई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन का टीका लगवाकर एक बार में इस तरह के सारे सवालों को खारिज कर दिया। अब बीजेपी सवाल उठाने वाले नेताओं से पूछ रही है कि वो कब वैक्सीन लगवा रहे हैं। कि अपनी स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से इंडिजिनस भारत में बनी हुई, भारत की कंपनी के द्वारा बनाई गई, और जिसके बारे में इतने प्रकार का दुष्प्रचार सारे देश में किया जा रहा था, जबकि वैज्ञानिक लोग, एक्सपर्ट लोग लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन की सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वैक्सीन जो है वो विदेशों के अंदर भी जा रही है। 28 देश आज जो है हमारी वैक्सीन्स को जो है ले रहे हैं। 40-50 देश और डिमांड कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने जिस तेजी से काम किया वो असाधारण है। मैं सभी योग्य लोगों से अपील करता हूं कि वो वैक्सीन लगवाएं। हमें साथ मिलकर देश को कोरोना मुक्त बनाना है। इस वक्त हम उस टीकाकरण सेंटर के बाहर खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में बनी हुई कोवैक्सीन का टीका लगाया। सुबह वो यहाँ पर आए और किसी भी तरीके का रूट उनके लिए अलग से नहीं लगाना पड़ा। एम्स न्यू दिल्ली में आकर उन्होंने 6:22 पर यहाँ पर भारत में बनी हुई कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसका टीका लगाया। उन्होंने सारे जो टीकाकरण के प्रोटोकॉल हैं वो फॉलो किए। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आज से 60 साल से ऊपर के लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमारों को टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जब आज तक की टीम पहुंची तो हमें वहां पर लोगों के बीच टीका लगाने को लेकर उत्साह दिखा। हम लोग तो बहुत दिनों से इंतजार में थे कि जल्दी से टीका आए तो हम लोग लगवाए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह वैक्सीन लगाई। बहुत अच्छा लगा देख के उनको कि देखो कितना सबसे पहले उन्होंने लगवाई। वेट कर रहे थे कि तुरंत लगे और हम तो इसलिए आज ही आ गए। तुरंत हमने देने लगाए बिल्कुल भी, और हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे जल्दी से जल्दी हम लोगों को लग जाए। भारत में कोरोना के मामले कई दिनों से दोबारा बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 15,510 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसमें आधे केस अकेले महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र के अलावा केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना दोबारा सिर उठा रहा है और इन राज्यों में कोरोना के कुल 87.25% मामले सामने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत कोरोना को रोकने की 2 वैक्सीन से लैस है। जरूरत बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीके की डोज पहुंचाने की है। लोगों के मन में कोई शंका न रहे और वो बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लगवाएं। ये विश्वास देने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से जरूरी पहल हो चुकी है, जिसके अच्छे नतीजे मिलने की सभी उम्मीद कर रहे हैं। यह ऑब्जर्वेशन रूम है जहां पर जो भी टीका लगवा रहे हैं उसके बाद यहां पर आकर कम से कम आधा घंटा डॉक्टरों की निगरानी में सभी लोगों को रहना पड़ेगा। टीकाकरण के बाद आप में भी विश्वास भरा हुआ? देखिए, ऐसा है कि अगर कोरोना से बचना है तो आपको टीकाकरण जरूरी कराना चाहिए। आपके पास और कोई उपाय नहीं है। सब लोग खड़े हों, आगे आएं और टीका लगवाएं। और स्वदेशी वैक्सीन वाकई में बहुत अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानकारों की राय है कि भारत को कोरोना फ्री बनाने के लिए जरूरी है कि कम से कम 80 करोड़ लोगों को टीका लगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण काफी अहम हो जाता है। दिल्ली से मिलन शर्मा, कुमार कोणाल के साथ आज तक ब्यूरो। जब भारत के कई राज्य दोबारा कोरोना की चपेट में हैं, तब क्यों टीकाकरण अभियान को प्रधानमंत्री के विश्वास की जरूरत पड़ी, यह समझना भी आज बहुत जरूरी हो जाता है। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और 29 जनवरी तक 35 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा। लेकिन वैक्सीन पर विवाद के बीच 25 लाख हेल्थ वर्कर ही दूसरी डोज लेने के लिए पहुंचे। मतलब करीब 10 लाख लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेने आए ही नहीं, जबकि वो जानते हैं कि बगैर दूसरी डोज लिए कोरोना को हराना असंभव है। ऐसा करने से
पहली डोज भी बेकार हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि दूसरी डोज ना लगवाने वालों में वो राज्य आगे हैं जो आज कोरोना महामारी का केंद्र बन गए हैं। केरल में लगभग 25% हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना की दोनों डोज ली। पंजाब में लगभग 18% और महाराष्ट्र में सिर्फ 16.5% हेल्थ वर्कर्स ने ही कोरोना की दूसरी डोज ली। दिल्ली भी इस मामले में फिसड्डी साबित हुई। देश की राजधानी में 14.5% हेल्थ वर्कर वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए आगे आए। इसीलिए वैक्सीन के प्रति भ्रम, शक दूर करना बहुत जरूरी है और इसके लिए प्रधानमंत्री ही क्यों, बाकी दलों के सभी बड़े नेताओं को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि टीकाकरण को लेकर जनता का जोश हाई है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन ही मोदी सरकार ने टीकाकरण को भरोसेमंद बनाने की भरपूर कोशिश की। इसी के तहत सुबह प्रधानमंत्री तो शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने टीका लगवाया। कोरोना के खिलाफ अविश्वास के माहौल को खत्म करने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बने और टीके को सुरक्षित बताया। ये टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बैठते हैं। आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए तक कहीं कोई फीलिंग नहीं और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए। कोरोना के खिलाफ दस्तक देने वालों में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, एनसीपी चीफ शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र भी शामिल थे, जिन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित है। बड़े और जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं के टीके लगाने का असर क्या होता है, ये बात आपको लखनऊ का सिविल अस्पताल समझाएगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंतजामों का जायजा लिया। आज तक की टीम को यहां पर आम लोगों में टीका लगवाने को लेकर खासा उत्साह दिखा। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।